दोनों बच्चों को महालक्ष्मी देवी के घर के कॉर्नर पर छोड़कर किडनैपर अंजलि को साथ ले जाते हैं। वंश की आंखों में आंसू हैं। क्या हुआ? तो रो क्यों रहा है? विवान वंश के कंधे पर हाथ रख के पूछता है। ये लोग मम्मा को वापस क्यों लेकर गए? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वंश आंसू पोंछते हुए कहता है। विवान उसका हाथ पकड़ता है। चल, हम नानी के घर चलते हैं, उन्हें ये बात बताते हैं, क्योंकि हम भी बच्चे हैं, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। इतने में एक मारुति वैन अचानक बच्चों के पास आकर रुकती है। दो आदमी बाहर निकलकर वंश और विवान को उठाते हैं और गाड़ी में डाल लेते हैं। वंश और विवान चिल्लाते हैं, छोड़ो हमें, छोड़ो, छोड़ दो, मम्मा, मम्मा। लेकिन बच्चों की गूंज अंजलि के कानों तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि अंजलि बहुत दूर जा चुकी थी। किडनैपर लड़का लड़की को जब मैसेज पर वंश और विवान को किडनैप कर लेने की कंफर्मेशन मिलती है, लड़की अपने साथी किडनैपर को एकदम धीमी आवाज में आगे बढ़कर कहती है, फाइनली वी हैव डन इट। अपना काम हो गया, सांप भी मार दिया और लाठी भी नहीं टूटी। दोनों किडनैपर्स की बातें वैसे तो सुनाई नहीं देती हैं, लेकिन अंजलि दोनों के चेहरे की भाव पढ़ लेती है कि दोनों ने कुछ तो झोल किया है। वो कई बार पीछे मुड़कर देखती है तो एक कार उन्हें लगातार फॉलो करती नजर आती है। उसका मन और ज्यादा बेचैन होने लगता है। अंजलि को कुछ भारी गड़बड़ की आशंका होती है। तभी किडनैपर लड़की का फोन बजता है। वो फोन उठाती है और कार में आगे आईने में अंजलि को देखकर हंसती है। अंजलि भी आईने में उसकी मुस्कुराहट में शैतानी देख लेती है। अंजलि को धीरे धीरे और समझ आने लगता है। वो पीछे फिर से देखती है तो वही गाड़ी अभी भी फॉलो कर रही है। अंजलि को गुस्सा आने लगता है। वो सोचती है, कहीं इन्होंने मेरे साथ धोखा तो नहीं किया? मेरे बच्चे माँ के पास पहुंच गए होंगे ना? उसी समय मानो अंजलि को भगवान अचानक एक रास्ता दिखाता है। जब गाड़ी चलाते किडनैपर लड़के के जेब से एक गन झांकती है। अंजलि बिना कोई समय व्यर्थ किए तुरंत गन को पकड़ लेती है और सीधे उस लड़के के सिर पर तान देती है। वो शेरनी की तरह गरजती है, गाड़ी रोक, अभी के अभी, नहीं तो मैं तो मरूंगी, पर तुझे भी साथ लेती जाऊंगी। अंजलि के चेहरे पर गुस्से को देख दोनों ही डर जाते हैं। दोनों किडनैपर एक दूसरे को डर के देखते हैं। इस अचानक पलटे खेल से वो भी सदमे में है। अंजलि उन्हें सोचने का समय नहीं देती है और कहती है, बहुत हुआ तुम दोनों का। मैंने तुम दोनों को एक ऑप्शन दिया था, मेरे बच्चों को सही सलामत छोड़ दो, लेकिन तुमने धोखा दिया है। वो आदमी कहता है, नहीं, हमने कुछ नहीं किया। अंजलि घूर के उसकी आंखों में देखती है और वो गन को लोड करती है। उस आदमी के कान के पास से डर के मारे पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं। उसका हलक सूखने लगता है। अंजलि ट्रिगर दबाने लगती है और वो आदमी अंजलि को सारा कुछ सच बता देता है। हाँ, हमने आपके साथ धोखा किया है। आपके बच्चों को फिर से किडनैप करवा लिया। वो रहे पीछे वाली गाड़ी में। अंजलि उस आदमी को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, अभी के अभी मेरे बच्चों को और मुझे सबको छोड़, वरना। अंजलि की आंखों में पागलपन देखकर किडनैपर लड़की चिल्लाती है, रोक रोक, ये लड़की पागल हो गई है, कुछ भी कर देगी। लड़का तुरंत गाड़ी रोक देता है, जिस कारण पीछे वाली गाड़ी भी रुक जाती है। पीछे गाड़ी में बैठे गुंडे कार रोककर सोच रहे होते हैं, ये क्या हुआ है जो गाड़ी रुक गई। तभी अंजलि की गाड़ी से दो किडनैपर हाथ ऊपर करके बाहर आते हैं और पीछे वाली गाड़ी के गुंडे से कहते हैं, उन दोनों बच्चों को जाने दो। गुंडा दोनों बच्चों को छोड़ देता है। अंजलि अपने बच्चों को बुला के कार में बिठाती है। किडनैपर्स और गुंडों को एक लाइन में खड़ा करती है ताकि वो कोई चालाकी ना कर सके। उसी गुंडे से उसी की गाड़ी के टायर की हवा निकलवाती है और अपने बच्चों को कार में लेकर निकल जाती है। किडनैपर्स आपस में एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। अंजलि अब चैन की सांस लेती है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं। अंजलि के चेहरे पर एक अलग ही चमक उतर आती है। वो सोचती रह जाती है कि वो अकेली इतने गुंडों से लड़ी और अपने बच्चों को उनकी गिरफ्त से छुड़ा लिया। तभी वंश कहता है,
उनकी हालत खराब कर दी। इस पर अंजलि कहती है, आप दोनों अच्छे से बैठो, मम्मा अब गाड़ी तेज भगाएगी। दोनों बच्चे अच्छे से बैठ जाते हैं। वो बिल्कुल वैसी ही गाड़ी चलाती है, लेकिन किस्मत एक बार फिर पलट जाती है। जैसे ही वो एक इलाके में पहुंचती है, गाड़ी धुक धुक करती हुई कुछ देर में रुक जाती है। अंजलि और बच्चे भी सहम जाते हैं। ये क्या हुआ मम्मा? गाड़ी बंद हो गई, अब हम क्या करेंगे? बार बार पीछे पलट कर देख रही अंजलि भी घबराई हुई है, लेकिन थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग को शांत करके सोचती है, जल्दी से बाहर निकलो, हम यहीं आसपास रुकने की कोई जगह देखते हैं। बच्चों को बाहर निकालते हुए अंजलि कहती है। उस गाड़ी को वहीं छोड़कर अंजलि बच्चों के साथ भाग जाती है। अंजलि भागते भागते एक होटल में पहुंच जाती है। मैम, 2500 डिपॉजिट कर दीजिए। एंट्री करते हुए उस लेडी ने बोला। पैसे, मोबाइल और कुछ तो अंजलि के पास था नहीं, इसलिए अपनी नाक में पहना गोल्ड का कांटा निकालकर वो देती है और काफी समझाने के बाद रिसेप्शन पर बैठी औरत अंजलि की प्रॉब्लम को समझती है। वो उस गोल्ड के बदले में अंजलि को 1000 रुपए और एक्स्ट्रा रखने को देती है। सारे इंसान ही बुरे नहीं होते, कुछ इंसान बहुत अच्छे भी होते हैं। अंजलि के दिल से 1000 रुपए लेते हुए आवाज निकल पड़ती है। होटल के रूम में जाते ही बच्चों को ऐसा लगा जैसे उन्हें सालों बाद सोने को बिस्तर मिल रहा हो। बिस्तर पर गिरते ही हाथ, पैर, कमर, बदन सारे हिस्सों में जैसे एक सुखद चैन पड़ गया हो। अंजलि ऊपर की छत को एक टक देखते हुए बहुत कुछ सोच रही है। अंजलि के अंदर का डर जानता था कि वो इन लोगों से ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं लड़ पाएगी। वो मन में सोचती है, कहाँ हो तुम गौतम? मैं जानती हूँ कि तुम मुझे गलत समझते हो, पर ये भी जानती हूँ कि इस वक्त तुम भी हमें ढूंढ रहे होगे। इतने पत्थर दिल तो नहीं हो सकते। जल्दी आ जाओ, अब और अकेले लड़ा नहीं जाता। अंजलि के सोच के अनुसार ही गौतम भी अपनी अगली चाल चल रहा था। वो स्वास्तिका के साथ उस उजड़े घर के बाहर खड़ा अपनी योजना स्वास्तिका को बता रहा था। स्वास्तिका उसकी योजना सुन डर जाती है और कहती है, ऐसे तो तुम्हारी जान को खतरा है गौतम। इट्स वेरी डेंजरस। तो गौतम भी जवाब देता है, तो क्या अंजलि और बच्चों की जान को खतरा नहीं है? अपने परिवार के लिए तो ये करना ही पड़ेगा ना। इस बात पर स्वास्तिका सिर हाँ में हिलाती है। फिर गौतम पूछता है, डेविड के क्या हाल है? स्वास्तिका जवाब देती है, खाना खा रहा है। तो गौतम ये सुनकर मुस्कुराता है और अंदर जाता है। स्वास्तिका भी अंदर जाती है। डेविड ने भुक्कड़ की तरह खाके खाने की प्लेट सफा चट कर दी है। गौतम उसके सामने कुर्सी लगाकर बैठ जाता है। फिर पूछता है, पेट भर गया या और भी चाहिए? डेविड उसका कहने का मतलब समझ जाता है, इसीलिए कोई जवाब नहीं देता। गौतम का चेहरा गंभीर होता है और वो स्वास्तिका को देखकर कहता है, इसमें वो दवाई मिला दी थी ना जो कही थी? स्वास्तिका हाँ में जवाब देती है और इसी के साथ डेविड का चेहरा सूख जाता है। वो तुरंत पूछ पड़ता है, क्या मिला है? तो गौतम शैतानी मुस्कान चेहरे पर लाता है और जवाब देता है, एक पॉइजन है जो तुम्हारे खाने में मिलाई गई थी। अब अगर तुमको 24 घंटों में इसका एंटीडोट ना मिला तो तुम मर जाओगे। डरता हुआ डेविड पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गौतम जवाब देता है, भरोसा नहीं कर सकते तुम पर। क्या पता कब क्या करके चालाकी दिखा जाओ। बॉडी पर लगा बॉम्ब भी किसी चालाकी से तो सिक्योरिटी इसीलिए देखनी पड़ती है। डेविड समझ जाता है कि इस बार उसका सामना कच्चे लोगों से नहीं हुआ है। वो चाह के भी कोई चालाकी नहीं कर सकता था। उसे अब बॉबी से गौतम को मिलाना ही होगा। उस रात गौतम बॉबी को पकड़ने से रिलेटेड सारी तैयारियां करता है। हर प्लान का प्लान बी भी बना के रखता है ताकि किसी भी कीमत पर बॉबी उससे बच के ना जा पाए। अगली सुबह वही होता है जैसा तय किया गया था। डेविड अपने एक बॉडीगार्ड के साथ बॉबी से मिलने निकल जाता है। डेविड उसके साथ शहर से थोड़ा दूर एक आलीशान फार्म हाउस जाता है। वो जब गेट के पास पहुंचता है तो गाड़ी से उतरने को कहा जाता है। डेविड और बॉडीगार्ड गाड़ी से उतरते हैं। सिक्योरिटी वाला दोनों को देखता है और एक फोन लगाता है। फोन पर कुछ बात होती है तो सिक्योरिटी वाला
किसी बात पर कंसर्न दिखाई देता है। फिर वो डेविड से पूछता है, ये तुम्हारा नया बॉडीगार्ड है? लास्ट टाइम तो कोई और था। इस पर डेविड अंदर के डर को पीकर जवाब देता है, न्यू बॉडीगार्ड है, कुछ महीने पहले ही हायर किया है। ये बोलते हुए डेविड डर रहा है, क्योंकि ये बॉडीगार्ड कोई और नहीं बल्कि खुद गौतम ही था, जो डेविड का बॉडीगार्ड बनकर आया था। गेट के पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड गौतम और डेविड की तलाशी लेते हैं। गौतम की जुराब से गन निकलती है। सिक्योरिटी गार्ड घूर कर डेविड की तरफ देखता है। डेविड बात संभालते हुए कहता है, नया बॉडीगार्ड रखा है, इसीलिए जानता नहीं है यहाँ के रूल्स। मेरी सेफ्टी के लिए रखता है गन तो। फिर नाटक को आगे बढ़ाते हुए गौतम को देखकर कहता है, चिंता ना करो, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। गौतम भी इस नाटक में साथ देते हुए हाँ में सिर हिलाता है और दोनों अंदर बॉबी से मिलने निकल पड़ते हैं। डेविड गौतम के पास आकर कहता है, क्योंकि वो जानता है उन पर पीछे से बॉबी के आदमियों द्वारा नजर रखी जा रही है। तुम्हें क्या लगता था कि किसी जल्दी चोर के यहाँ आए हो जो जुराब में गन रख के ले जाओगे? ये बॉबी है, बड़ी कमीनी चीज। तो गौतम भी जवाब देता है और कहता है, वो मैं देख लूंगा, मेरे पास प्लान बी भी है। तुम्हें जो कहा गया है बस उतना ही करो। बॉबी को बातों में उलझाए रखना और मुझसे किसी तरह की चालाकी नहीं, नहीं तो तुम जानते हो मैं तुम्हारा क्या कर सकता हूँ। ये जगह उतनी ही सुंदर और आलीशान होती है जैसी कि बाहर से दिखती है। वो दोनों आदमी उन्हें वहां के गार्डन एरिया के एक टेबल के पास ले जाते हैं, जहां दोनों ओर एक एक कुर्सी लगी हुई है। वो डेविड को बैठने का इशारा करते हैं। डेविड बैठ जाता है। वो बॉबी के आने की बात कहते हैं। जब वो जाते हैं तब तक गौतम उनके बेल्ट पर लगे हुए गन्स को देख लेता है और साथ ही उस जगह को भी। उसे वहां के घर के ऊपर एक प्राइवेट चॉपर दिखाई देती है। डेविड ये नोटिस करता है तो गौतम से कहता है, बॉबी उसी में आया होगा, हमने उसे लालच दिया है। अगर उसे पता चला कि मैंने उसे जितना कुछ बोला वैसा कुछ तो है नहीं, नहीं तो पता नहीं क्या करेगा वो कह ही रहा होता है कि एक आवाज आती है जो दोनों का ध्यान अपनी ओर करती है, वेलकम माय ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। सामने से गाउन पहने एक शख्स मुस्कुराहट के साथ आता है, जिसे देखकर डेविड के मुंह से निकलता है, बॉबी। ये सुनते ही गौतम भी उसे देखता है। बॉबी गौतम के ठीक सामने खड़ा था, वही बॉबी जिसे ढूंढने के लिए उसने कई बार अपनी जान जोखिम में लगा दी थी, सिर्फ अंजलि के लिए, क्योंकि अंजलि के लिए वो अब अपनी जान भी देने को तैयार था। उसे खुद पता नहीं था कि अंजलि से प्यार की वजह से वो कर रहा था या बच्चों से प्यार की वजह से, लेकिन जो भी हो वो आज बॉबी के ठीक सामने है। गौतम फौरन उसके पास जाता है, उसकी कॉलर पकड़ता है और उससे एंटीडोट का पूछता है। वैसे ही बॉबी के 10 बॉडीगार्ड आकर गौतम पर गन तान देते हैं। या तो मुझे अंजलि की बॉडी के वायरस को मारने का एंटीडोट दे या खुद मरने को तैयार हो जा। गौतम बॉबी की कॉलर पकड़ता है। जब अंजलि तेरे पास नहीं रहेगी तो उसके लिए एंटीडोट लेकर क्या करेगा? बॉबी अपनी दांत दिखाते हुए बोलता है और गौतम बिना देरी करे उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है। बता मुझे, कहाँ है अंजलि? बच्चे कहाँ हैं? बता। गौतम बॉबी को लगातार घूसे ही घूसे मारते हुए पूछता है। तभी बॉबी के 10 बॉडीगार्ड आकर गौतम पर गन तान देते हैं और गन लोड करते हैं। बॉबी कहता है, फंस गया ना? अब समझ आया मुझे। डेविड के साथ मिलके सारा जाल बिछाया था ना तूने मेरे लिए। अभी मैं बताऊंगा तुमको बॉबी को धोखा देने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। बॉबी अपनी बॉडीगार्ड्स को इशारा करता है और बॉडीगार्ड पहली गोली गौतम के पेट में मारता है। बॉबी बहुत खुश हो जाता है। गौतम नीचे गिरा पड़ा है, ब्लड बह रहा है, लेकिन वो अभी बोल रहा है, बता अंजलि कहाँ है? बच्चे कहाँ हैं? डेविड गौतम के शोल्डर पर टैप करता है और कहता है, ए बॉडीगार्ड, गिव मी दैट पैकेट। डेविड के टैप करने पर गौतम का ध्यान टूटता है और उसे एहसास होता है कि वो खड़े खड़े ही दिन में सपना देख रहा था। उसकी कल्पना की दुनिया में जाकर उसने क्या क्या सोच लिया था। डेविड और बॉबी बैठ चुके थे और काफी सारी हंसी ठिठोली वाली बात कर रहे थे। गौतम अपने बैग से एक छोटा सा पैकेट निकालकर गौतम और बॉबी के सामने टेबल पर रख देता है। एक नौकर
उनके सामने कॉफी के 2 मग रखकर जाता है। बॉबी कॉफी की पहली सिप लेता है और कहता है, चल बता, कौन सा ड्रग है, किसकी बात कर रहा था तू? डेविड वही टेबल पर रखे पैकेट में से एक बहुत छोटी पुड़िया निकालता है और बॉबी के सामने रख देता है, जिसमें 5 कैप्सूल रखे हैं और सब में गोल्डन कलर पाउडर भरा है। बॉबी पुड़िया में से कैप्सूल से गोल्डन पाउडर निकालकर बहुत नजदीक से उसे देखता है। बॉबी की टेस्टिंग में ड्रग पास हो जाता है। उसे ड्रग काफी स्ट्रांग लगता है। वो कहता है, हाँ, ड्रग तो स्ट्रांग है काफी और प्योर भी। इससे डिप्रेशन ठीक होगा। तो एक काम करते हैं, इस ड्रग में 40% नशा भी मिलाते हैं ताकि डिप्रेशन ठीक करके लोग इस ड्रग के एडिक्टेड हो जाएं, तलब पैदा हो जाए उनमें। हमें भी तो पैसा बराबर मिलते रहना चाहिए ना। समाज सेवा करने थोड़ी निकले हैं। नशा मिक्स करके इसे 500 लोगों पर ट्रायल करते हैं पहले। गौतम बॉबी की ये सारी सच्चाई सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो मन ही मन सोचता है, ये कैसे लोग हैं जो आए दिन पैसों के लिए लोगों की जान से खेलते हैं। इनके लिए ह्यूमंस सिर्फ ट्रायल किए जाने वाले गिनी पिग हैं। हे भगवान, प्लीज जल्द से जल्द मुझे अंजलि और दोनों बच्चों से मिलवा दो। पता नहीं किस हालत में होंगे, कहाँ होंगे। मुझे उस वायरस से अंजलि के साथ साथ दोनों बच्चों को भी बचाना है। इस बॉबी से एंटीडोट लिए बिना मैं खाली हाथ नहीं लौट सकता और यही मुझे अंजलि तक भी पहुंचाएगा। बॉबी की नजर गौतम की घूरती आंखों पर पड़ती है। बॉबी को ये अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? इतना घूर क्यों रहा है, जैसे कच्चा चबा जाएगा? गौतम के सामने अगर चुप रहने की मजबूरी नहीं होती तो वो निसंदेह ये कहता कि हाँ, तुझे कच्चा चबाने ही आया हूं। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। डेविड बीच में ही बात को संभालते हुए कहता है, अरे भाई, वो थोड़ा ऐसे ही है। जिसके भी साथ मेरी मीटिंग होती है पूरा टाइम उसी को स्कैन करता रहता है आंखों से। सबको डाउट की नजर से देखता है। बहुत सिंसियरली ख्याल रखता है ना मेरा, इसलिए। बॉबी को गौतम को देखकर जरा सा शक होता है। वो डेविड से पूछता है, ये तूने नया बॉडीगार्ड कब रखा और पुराने बॉडीगार्ड को क्यों हटाया? डेविड को भी ये बात समझ आ जाती है कि बॉबी अब गौतम पर डाउट कर रहा है। बॉबी खड़ा होता है, गौतम की तरफ बढ़ता है। गौतम, जिसने टोपी और मास्क पहना हुआ है, वो अब भी बॉबी को ही दिख रहा है लगातार। डेविड को एक आइडिया आता है। वो फौरन अपने द्वारा लाई हुई शराब की बोतल हाथ में लेता है और बॉबी से कहता है, ब्रदर, छोड़ो ना बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड, आपका ब्रांड आपका वेट कर रहा है, ये देखो। बॉबी पलट के देखता है। अपने फेवरेट ब्रांड की शराब देखकर बॉबी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और डेविड को फौरन अंदर रूम में चलने को कहता है। बॉबी अक्सर शराब उसी रूम में पीता था। बॉबी और डेविड अंदर चले जाते हैं। गौतम भी पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे दरवाजे पर ही बाउंसर्स अंदर जाने से मना कर देते हैं। गौतम टेंशन में आ जाता है कि वो अब अंदर कैसे जाएगा। कहीं बॉबी को पकड़ने वाला ये मौका उसके हाथ से निकल ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो अंजलि और बच्चों से भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बॉबी उसे बता सकता था कि आखिर अंजलि और बच्चे कहाँ हैं। उधर घर में बैठी रिया ने अभी तो इस बात की ठीक से खुशी भी नहीं मनाई थी कि अंजलि उसके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई थी। उसके पहले ही रिया की लाइफ में गम आन पड़ा था। वो ये कि गौतम अब घर पर बिल्कुल ना के बराबर आने लगा था। मुझसे तो जैसे गौतम ने नाता ही तोड़ दिया हो। मैं उसकी जिंदगी में एग्जिस्ट करती भी हूँ या नहीं। रात भी पूरी ऑफिस में काट देता है, लेकिन घर नहीं आता। चल क्या रहा है ये सब? टेंशन में इधर उधर घूमती रिया बड़बड़ाते हुए बोल रही थी। रिया प्रभाकरन को फोन करती है। मुझे फौरन पता लगा कि बताओ, अंजलि कहाँ है अभी? गौतम स्वास्थ्यिका के साथ किसको ढूंढ रहा है? बच्चों को ढूंढने की जगह वो किसी और के पीछे क्यों लगा है? मुझे लगता है ये सारी बातें किसी एक तार से जुड़ी हुई हैं। आखिर क्या है वो एक तार? रिया फोन रख देती है और फिर तेज तेज कदमों के साथ घूमना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अंजलि की जिंदगी में तूफानों का आना खत्म ही नहीं हो रहा था। वही किडनैपर्स अंजलि का पीछा करते करते उसी होटल में भी पहुंच चुके थे। रिसेप्शन पर झगड़ा करते हुए उनकी आवाज अंजलि सुन लेती है। बच्चों, चलो जल्दी, हमें यहाँ से भागना होगा। अपना सामान हाथ में लेते हुए अंजलि बच्चों से कहती है, मैं आपको ऐसे ऊपर नहीं जाने दे सकती। रिसेप्शन पर बैठी औरत किडनैपर्स को रोकते हुए बोलती है। इतनी देर में अंजलि खिड़की से बेडशीट और पर्दों की रस्सी बनाकर
बच्चों को होटल से बाहर निकाल देती है और फिर खुद भी पर्दे से लटक कर बाहर निकलती है और बच्चों को लेकर फिर भाग जाती है। अंजलि होटल से भागते हुए एक बस्ती की चौल में आई थी। पैसे ना होने की वजह से और किडनैपर से बचने के लिए उसे यही किसी से मदद लेना ठीक लगा। एक छोटे से घर के बाहर एक मोटी अधेड़ उम्र की महिला बैठी हुई थी। अंजलि उसके पास आकर कहती है, जी मैं और मेरे बच्चे मुसीबत में हैं। हमें रुकने के लिए कमरा चाहिए था। इधर कहीं सस्ता सा कोई कमरा मिल पाएगा? उस अधेड़ उम्र महिला ने अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, हमारा खुद का घर है, ले लीजिए कमरा, लेकिन 500 लूंगी एक दिन के में। अंजलि के पास 1000 रुपए बचे थे। उसमें से 500 वो उसे देती है। वो महिला अंजलि को कमरा दिखाती है। अंजलि और बच्चों को दुर्गंध के मारे अपनी नाक बंद करना पड़ती है, क्योंकि कमरे में अंदर जाने से पहले खुली नाली दरवाजे की चौखट से बराबर बह रही है। विवान कहता है, मम्मा हम यहाँ रहेंगे। अंजलि कहती है, आज रात की बात है बेटा, कल हम यहाँ से चले जाएंगे। कमरे की हालत देख कर तो अंजलि और बच्चों को और भी ज्यादा सदमा लगा, क्योंकि कमरे की हालत और भी ज्यादा बदतर हो रही थी। ना कोई सफाई थी, ना ही कोई व्यवस्था। सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था, जैसे जानवरों का फैलाया हुआ हो। अंजलि उस महिला से पूछती है, कोई और कमरा नहीं है? महिला रूखेपन से जवाब देती है, अब ऐसी जगह में क्या 5 स्टार होटल चाहिए तुमको? यही है जो है, नहीं चाहिए हो तो चलो बाहर, अभी ताला लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। अंजलि फौरन महिला को समझाते हुए कहती है। वो चली जाती है। बाथरूम यूज करने के लिए बच्चे नाक पर रुमाल बांधकर अंदर जाते हैं और जल्दी से बाहर आ जाते हैं। मम्मा मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रह सकता। इट्स जस्ट ए पॉटी प्लेस। हमारे टॉयलेट्स में भी इतनी बदबू नहीं आती जितनी यहाँ रूम में आ रही है। विवान बहुत गंदा फील करते हुए कहता है, दीवारें देखो कितनी गंदी है, सर पर छत देखो है ही नहीं, बस प्लास्टिक बंधा हुआ है। 7 से 8 छिपकली तो मैं इतनी देर में देख चुका हूँ। कोनों में रखे इन सामानों में भी न जाने कितने कीड़े होंगे। वंश भी विवान का साथ देते हुए पूरे कमरे का मुआयना करते हुए कहता है, माफ कर दो बच्चों, मेरे पास अभी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अंजलि मन ही मन खुद को गिल्टी मानकर कहती है। उसे कोने में झाड़ू रखी दिखाई पड़ती है। अपने बच्चों को सहज महसूस कराने के लिए वो फौरन झाड़ू उठाती है और कमरे को साफ करने लग जाती है। गंदे पड़े गद्दों को भी अच्छे से झाड़ती है। मम्मा आपको कितना कुछ करना पड़ रहा है ना। मैंने आपको आज से पहले कभी झाड़ू लगाते और ये सब काम करते नहीं देखा। वंश अंजलि की तरफ ममता के भाव से देखते हुए कहता है, एक औरत को सारे काम आना चाहिए। जिंदगी में पता नहीं किस वक्त किस काम की जरूरत पड़ जाए, मेरी माँ कहती थी मुझसे। वंश कहता है, और नहीं तो क्या, कुछ भी कभी भी काम आ जाता है। जैसे विवान को अगर उसके पापा का नंबर याद होता तो शायद हमें इतनी परेशानी नहीं होती। अब हमारे पास ना मोबाइल है ना किसी का नंबर याद है, इसीलिए हमें गुंडों से भागना पड़ रहा है। राइट मॉम? इसके पहले अंजलि कुछ बोले, विवान बीच में ही पूछ पड़ता है, लेकिन माँ एक बात आपने अभी तक नहीं बताई, ये गुंडे हमारे पीछे पड़े क्यों हैं? क्या चाहिए इन्हें हमसे? आखिर हमें इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? अंजलि विवान को भी समझाती है और कहती है, ये बहुत गंदे लोग हैं, चोर हैं। हमसे हमारी मेहनत का कमाया सारा पैसा, घर, कार सब छीन लेना चाहते हैं। बस इसीलिए हमको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम भी उनके हाथ नहीं आएंगे, प्रॉमिस ना? दोनों बच्चे प्रॉमिस करते हैं। विवान कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पापा अभी तक हमें सेव करने क्यों नहीं आए। ऐसे तो हर बार किसी भी प्रॉब्लम में से निकाल कर ले जाते हैं। अंजलि कहती है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है हमें, पापा भी आएंगे हमको लेने, जरूर आएंगे। अंजलि बच्चों के लिए बाहर किराने की दुकान से चिप्स, बिस्किट और थोड़ा कुछ खाने का खरीदने के लिए निकलती है। दुकान से थोड़ी दूर पर खड़े 5-6 आवारा शराबी टाइप के लड़के अंजलि को ऐसे घूर कर देख रहे हैं जैसे इतनी साफ और सुंदर लड़की उन्होंने कभी इस इलाके में देखी ही ना हो। उनके मुंह से मानो जैसे अंजलि को देखकर पानी टपक रहा हो। उनमें से एक फोन निकालकर अपने बाकी दोस्तों को भी कॉल करता है और कहता है, भाई तैयार रहना रे, ऐसी कड़क मुर्गी आई है ना, 10 मिनट में आ जाएगी। अंजलि कहती है, हाँ हाँ ठीक है। 5 मिनट में आ जाएगी। अंजलि
एक बार अगर चख ली ना, सारी मुर्गियों का स्वाद भूल जाओगे। सारे पंटर लोग को बोल के रख, गफ्फार की तरफ से पार्टी है। कमरा साफ करो, दारू बुलवा कर रखो। हम इस मुर्गी को उठाकर लाते हैं।